20 साल की मेहनत से घर को बनाया पहाड़ों का संग्रहालय और आज नतीजा ये है कि देश और विदेश से यहाँ टूरिस्ट आते हैं। यहाँ आपको हिमालय से संबंधित दुर्लभ छाया चित्रों के अलावा खान पान, कला संस्कृति, तीज त्योहार, वेशभूषा और लोक संस्कृति के हर वो रंग देखने को मिल जाते हैं जिन्हें अब लोग भूलते जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लखनऊ के समीर शुक्ला और उनकी पत्नी डॉक्टर कविता शुक्ला की, जो 1996 में अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर हिमालय के पहाड़ों की सैर करने निकले और इस दौरान उन्हें पहाड़ और यहाँ की सांस्कृतिक विरासत इतनी पसंद आई कि उन्होंने यहीं बसने का फैसला कर लिया और मसूरी से 3 किलोमीटर की दूरी पर धनौल्टी रोड पर चामुंडा पीठ मंदिर रोड पर स्थित बिग बैंड वाला हिसार में इन्होंने अपना आशियाना बनाया। इसे आज लोग सोहम हेरिटेज एवं आर्ट सेंटर और समाज के गरीब व वंचित तबके के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने वाले शक्ति केंद्र के रूप में भी जानते हैं। हिमालय से बेइंतहा प्यार, हिमालय के हर कोने की सैर की है इन्होंने और उन सैर की यादों को सजोने के लिए हर जगह से एक पत्थर भी साथ लेकर आते हैं। सोहम हेरिटेज म्यूजियम में आपको इन पत्थरों का संग्रह भी देखने को मिलेगा। सिर्फ म्यूजियम ही नहीं, साक्षात पहाड़ बसता है यहाँ। म्यूजियम में लगी एक तस्वीर कस्टम अधिकारी के पद से त्यागपत्र देने वाले समीर शुक्ला की पत्नी डॉक्टर कविता शुक्ला ड्राइंग और पेंटिंग में डॉक्टरेट है और कॉलेज में बेहतरीन खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। डॉक्टर कविता जहाँ एक बेहतरीन चित्रकार है, तो वहीं हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक में बनने वाले हर पकवान की जानकारी भी रखती है। उन्हें इन पकवानों को बनाने में महारत हासिल है। सोहम म्यूजियम की सारी पेंटिंग्स इनकी खुद की बनाई हुई हैं। इन्होंने अब तक सैकड़ों पेंटिंग्स बनाई हैं, जिनमें उत्तराखंड की लोक संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को भी मिलती है। वहीं उत्तराखंड के लोक गायकों के बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिलता है। नमस्कार, मैं हूँ रोशनी खंडूरी और स्वागत है आपका मसूरी डिस्कवर में। आज मैं आपको सैर करवाने वाली हूँ सोहम हेरिटेज एंड आर्ट सेंटर की, जहाँ पर आपको कला संस्कृति, खान पान, तीज त्योहार, वेशभूषा और लोक संस्कृति के कई रंग देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मैं रूबरू करवाने वाली हूँ मिस्टर समीर शुक्ला और उनकी धर्मपत्नी कविता शुक्ला जी से। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और इतनी प्यारी सी दुनिया जो आपने बसाई है, जिसमें पूरा पहाड़ हमें देखने को मिलता है, तो आपके दिमाग में कैसे ये ख्याल आया कि मतलब ये सब बसाया जाए? इसको ये ख्याल एकदम से तो नहीं आया। शुरू यूँ हुआ कि आध्यात्मिक अभिरुचि की वजह से हम दोनों लोगों ने तय किया कि हम लोग हिमालय में रहें। ये हमारा पहला ख्याल था और चूँकि ये पहाड़ जो था उत्तर प्रदेश का हिस्सा उस समय होता था और इसमें ही हमारा ननिहाल भी है कुमाऊं साइड में, तो हमारा एक अपने तरीके का जुड़ाव था इस रेंज के साथ। केदारनाथ से खास अलग सी पकड़ थी उस जगह की हम लोगों के साथ में और हम लोग उस चीज़ के साथ में जुड़े हुए हैं बहुत पहले से। हमने बचपन से अपने बड़ों को वो सबको केदारनाथ आते देखा है, तो शिव की भक्ति की वजह से उस जगह से जुड़ा था। तो जब हम लोगों ने ये तय किया कि दिल्ली की उस गहमा गहमी वाली ज़िंदगी को छोड़ करके ये हम लोग कहीं पहाड़ में बसते हैं, तो सच बात है कि शुरुआत हमने उत्तराखंड से न करके हिमाचल की तरफ से शुरू की थी कि हम लोग कोई एक सुकून की जगह देखते हैं जहाँ पर हम अपने जो सपने हैं कि हम पहाड़ को जी सकें और पहाड़ को वहाँ क्रिएट कर सकें, ऐसा सोच करके हम वहाँ पर बसेंगे। कहीं पर जगह महंगी थी, कहीं बच्चों के लिए स्कूल नहीं था, तो ये सब वजह थी जिनकी वजह से करते 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 मसूरी आए और मसूरी में किस्मत से हम लोगों को ये जगह मिली जहाँ पर एक सुंदर सा जंगल भी है, शहर से बहुत दूर भी नहीं है और साथ साथ हमारी रीच में भी था कि हम लोग यहाँ पर एक छोटी सी जगह ले पाए। वो जगह ली। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ शिव शक्ति मंदिर का निर्माण किया और फिर उत्तराखंड को घूमना शुरू किया। उस समय चूंकि उत्तराखंड बना नहीं था, तो हिमालय को देखने के लिहाज से, उसकी संस्कृति को जानने के लिहाज से हम लोगों ने टूर्स और ट्रैवल शुरू किए, जिसमें ट्रैक था अपने तरीके से और उन सब यात्राओं को हम लोग थीम पे करते थे कि कैसे खान पान घाटी से घाटी में बदल रहा है, कैसे लोगों की वेशभूषा बदल रही है, बोलचाल,
जेवर, हर चीज पर ध्यान देते हुए हम लोगों ने यात्राएं शुरू की। प्लस मंदिरों के साथ जुड़ी हुई जो पौराणिक कहानियां थी उन पर ध्यान देना शुरू किया कि उनको इकट्ठा किया जाए। पाया ये कि सब कुछ बहुत बिखरा हुआ, तो उस बिखराव को एक जगह लाने का तरीका ये था कि इनका चूंकि कविता का क्षेत्र जो पेंटिंग था, तो जो ला नहीं सकते थे उसको उन्होंने पेंट करना शुरू किया 1996-7 के आसपास से। तब से पेंटिंग शुरू की। कोई भी तीज त्योहार, कहीं का कोई भी ट्राइब का कोई खास बात दिख रही है, कोई मेला हो रहा है, तो उसमें जो कुछ लगा कि ये चीज़ हम ले नहीं जा सकते पर इसकी मेमोरीज को पेंटिंग के थ्रू हम लोग एक जगह ले सकते हैं, तो इन्होंने पेंटिंग शुरू की। मेरी कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं है मूर्ति बनाने की, स्क्रैप पे काम करने की या पेंटिंग पे, पर देख देख करके मैंने उस काम को शुरू किया। और जब वो ठीक सा बनने लगा तो मैंने सोचा इसके साथ एक मैसेज भी दूंगा यूथ को कि जरूरी नहीं हर चीज़ की फॉर्मल ट्रेनिंग ली जाए। अगर हम किसी चीज़ को इंटेंस होकर देखते हैं तो हम उसे लर्न कर सकते हैं और उसका हम कर सकते हैं। किसी भी पुराने ऋषि महात्मा जिन्होंने कमाल के हमको शास्त्र दे दिए, वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ के नहीं आए थे। उन्होंने सब लोगों के बीच में रह करके चीज़ों को देखते हुए अपने अंदर उतारा और फिर उसको अपने ज्ञान के साथ मिला करके लोगों को पेश कर दिया। तो उस चीज़ से इंस्पायर होकर के हम लोगों ने ये यात्रा शुरू की। सोहम हेरिटेज म्यूजियम में 1947 से पहले और अब तक के उत्तराखंड, कश्मीर, लद्दाख और तिब्बत को फोटोग्राफी के जरिए दिखाया गया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कैलाश मानसरोवर तक की बहुत सारी तस्वीरें यहाँ देखने को मिलती हैं। इसी हिस्से में हिमालय की बहुमूल्य जड़ी बूटियों को भी दिखाया गया है ताकि आज की युवा पीढ़ी इनके बारे में जान सके और इनका उत्पादन कर रोजगार सृजन कर सके। इस भाग में मसूरी की दुर्लभ तस्वीरें भी देखी जा सकती हैं। इसी गैलरी में हिमालय, मध्य हिमालय और मैदानी इलाकों में पाए जाने वाले पक्षियों के बारे में जानकारी मिलती है। म्यूजियम के तीसरे भाग में पहाड़ के लोक जीवन से जुड़ी वस्तुओं, आभूषणों, देवी देवताओं के चित्र, पहाड़ी वाद्य यंत्रों, रिंगाल, लकड़ी के सामान, बर्तन, पहाड़ के लोक जीवन से जुड़ी चीजें डॉक्टर कविता शुक्ला ने अपने पति के सहयोग से अपने ही घर को पाठशाला बना दिया और शक्ति केंद्र की नींव रखी। जैसे कि आप पेंटिंग और ड्राइंग में मैंने सुना है डॉक्टरेट है, इसके अलावा जो खाने के व्यंजन है उसके बारे में भी आपको बहुत सारी नॉलेज है, तो मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को भी आप उन सब के बारे में कुछ ना कुछ बताएं। पेंटिंग और ये कुकिंग दोनों ही बचपन से हमारा शौक रहा है और पेंटिंग आपने देखा ही, इस समय बराबर हम उत्तराखंड और हिमालयन रिलेटेड सब्जेक्ट्स पे बराबर पेंटिंग का काम चल रहा है। और कुकिंग के लिए कहेंगे तो बनाने का शौक हमारा खाने का, और ये भी मिल गए खाने के शौकीन है, तो वो चीज़ बढ़ती रही बराबर। और यहाँ पे आके क्योंकि ट्रेडिशनल खाना वगैरह का शौक है हम लोगों को, तो यहाँ का जो अनाज है, आटा है, दालें हैं, उन सारी चीज़ों से कोशिश करी कि इन चीज़ों को नई से नई चीज़ों में इस्तेमाल करें, खाने की चीज़ों में। उत्तराखंड से अलग नहीं कहेंगे लेकिन उसको शामिल करके, क्योंकि जैसे दाल है यहाँ की, घेर की दाल है, कुलत बोलते हैं यहाँ पे, कुलत की दाल है, मंडवे का आटा है, यहाँ के मसाले हैं, जैसे ये भंजीरा है और ये जखिया है, इन सब का इस्तेमाल करके तो एक नए तरीके से उन चीज़ों को बना के, जैसे दाल की भी बहुत चीज़ें बनाई हैं, उसकी टिकिया है, चाट है, कबाब है, और गेहत की दाल को भर के जो कचौरी, और इसी के साथ यहाँ पे बिच्छू घास से, जी कंडाली बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, बिच्छू घास ज़्यादा लोग जानते हैं, उससे भी नमकीन नाश्ते की चीज़ें कई एक प्रिपेयर करी हैं और जो जल्दी तैयार हो जाती हैं, जैसे छोटी छोटी चीज़ें जो लोगों को पसंद आए। तो कोशिश यही है कि लोग धीरे धीरे खाना शुरू करें और जानें उसके बारे में। जैसे कि आपने बताया कि आप मतलब 400 से भी ज़्यादा बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो कब से आप ये काम कर रहे हैं और कितने बच्चे आ रहे हैं आपके पास? हाँ, इसके बारे में मतलब कुछ बताइए। इस समय हमारे पास 28 बच्चे हैं
और 1999 से बराबर हम लोग कर रहे हैं और मोस्टली लड़कियां ही हैं। कुछ लड़के हैं जो उन्हीं के ब्रदर्स हैं, क्योंकि उसका भी कारण ये है कि जब शुरुआत करी इस चीज़ की तो देखा लड़कियों की पढ़ाई छूटती है। उन्हीं घरों में लड़कियां मेन हैं जो अपने भाई की देखभाल कर रही हैं। भाई पढ़ रहे हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में और लड़कियां पढ़ रही हैं गवर्नमेंट स्कूल में। और 8 के बाद नॉर्मली उनकी पढ़ाई छूट जाती है, क्योंकि 8 तक अभी तक ये था कि आपको क्लास मिल जाएगा, तो वो सीख नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, लेकिन क्लास उनका आगे बढ़ता रहता है। 8 के बाद फिर पढ़ाई उनकी छूट जाती है, क्योंकि उनको कुछ आता नहीं है ज़्यादा। तो मेन पर्पस यही रहा था कि उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट जगे, आगे की पढ़ाई फिर वो डिमांड कर सके, क्योंकि वो उनकी पढ़ाई छूटने ना पाए 8 के बाद। तो उसमें सफलता भी बराबर मिल रही है। इस समय बच्चे अच्छे आगे पढ़ के अच्छी जगहों पे जा रहे हैं। इस समय अब काफ़ी बच्चे नौकरी कर रहे हैं और अब हमारी हेल्प के लिए जो एक लड़की होती है, वो हमारी ही पढ़ाई हुई जो पहले है वही हमारी हेल्प के लिए भी है, तो ये भी अच्छी बात लगती है। उत्तराखंड के लोगों में जैसे कि बहुत टैलेंट है, जैसे कि लकड़ी का काम है जो कि काश्तकारी दरवाजों पे होती थी पुराने ज़माने में, वो एक टैलेंट है उत्तराखंड में जो कि उन्हें आने वाले मतलब जो पीढ़ी है उनको देना चाहिए। लेकिन जो पीढ़ी है वो सिर्फ दिल्ली की तरफ फोकस करती है, होटल की तरफ, या फिर आर्मी लाइफ जो है उन्हें ज़्यादा पसंद आती है कि फ़ौज में जाना है। तो मतलब अगर इसको बढ़ाया जाए तो कैसा रहेगा? देखिए कहीं भी ये चैलेंज पूरे यही नहीं है, सब जगह ही है। होता ये है कि जो हमारी पारंपरिक हमारे पास टैलेंट होता है, हम जिन चीज़ों को जानते, हुनर जिन्हें बोलते हैं, वो चाहे लकड़ी पे हो, चाहे जेवर पे हो, चाहे कपड़े की वीविंग हो, कुछ भी हो, सब जगह छुटमुट मैंने जैसे आपको दिखाया कंडाली से, भीमल से और भांग के रेशों से दुनिया भर की चीज़ें बनाने वाला हुनर मौजूद है। तो अलग अलग एरिया में वूल पे, फैब्रिक रेशे पे काम करने वाले, लकड़ी पे काम करने वाले, बर्तन बनाने का उद्योग, ऐसे बहुत सा टैलेंट, बहुत सी कारीगरी मौजूद हर जगह है। मुसीबत क्या है? मुसीबत ये है कि टैलेंट क्योंकि 2 दिक्कतें होती हैं। पहला ये है जिसे बनाना आता है उसके पास रकम नहीं होती वो माल खरीद करके स्टोर करने। चलिए उसको भी मदद कर दी कि उसने किसी बिजनेस प्लान के लिए काम करना शुरू भी किया, तो वहां पर क्या होता है, शोषण का एक एंगल होता है कि उसने काम तो बहुत किया, उसने करके दे दिया, वो उसका ओनर नहीं है। तो वहाँ उस जगह पर एक गवर्नमेंट का रोल आता है और उससे भी बड़ी चीज़ जो है जो कारीगरी वो ख़त्म करती है, वो ये ख़त्म करती है कि जब हम कोई चीज़ बना के बैठेंगे तो इसकी मार्केट क्या हो। बहुत जगह पर कारीगरी इसलिए पनप गई कि अगर किसी ने कोई चीज़ बनाई तो हमारे गवर्नमेंट में ऐसे विभाग होते हैं जो उस माल को खरीद लेते हैं, क्योंकि उनके पास दुनिया भर की मार्केट मौजूद है। तो हमें पता है कि अगर आज की डेट में हम कंडाली की टोकरियां बनाएंगे और अगर हम सरकारी मानक के हिसाब से बनाएंगे तो ये खरीद ली जाएगी, तो हम बनाते रहेंगे। लेकिन अगर हमको ये नहीं पता होगा कि ये कल 100 बिकेंगी या एक भी नहीं बिकेगी, तो हम क्यों बनाएंगे, हम डर के काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो दिक्कत 2 है, एक तो जो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पूंजी और दूसरा बना लेने के बाद में इसके लिए मार्केट। इन 2 जगह पर या तो बड़ी फाउंडेशंस या सरकार का रोल होता है। वो रोल चूंकि बहुत डिफाइंड कागज पर दिखता है, मौके पे नहीं दिखता है, इसलिए वो हताश करता है कारीगरी। इसलिए कारीगरी नहीं पनप रही है। अगर मर रही है तो उसका मूल कारण ये है, जहां पर भी किसी को भी हेल्पिंग हैंड मिल गया वहां पर लोग कर रहे हैं। एक ये बात है। दूसरी बात ये है कि जब बहुत दिनों तो कोई करता नहीं दिखता है तो अगली जो पीढ़ी है वो आत्मविश्वास खो देती है। वो हाँ तो करती पर उसमें घुसती नहीं है, वो इजी जॉब के चक्कर में पड़ जाती है। मतलब हम दूध कहीं से लाके कहीं बेच दें, पाउडर का बना करके बेच दें, ये तो हम मेहनत कर सकते हैं, पर हम भैंस पालने पर मेहनत नहीं कर सकते, हम बड़ी डेयरी बनाने की मेहनत नहीं कर सकते। तो जो मेहनत करने की आदत छूट रही वो ज्यादा खतरनाक बात है, बजाय इसके कि क्या होगा। अगर मेहनत करने वाली चीज बनी रहेगी तो कोई भी बिजनेस पनप सकता है। ये चैलेंजेस तो रहेंगे, लेकिन आपको कोई ना कोई मीडियम मिल जाएगा। हो क्या रहा है, हम लोग शॉर्टकट की तरफ भाग रहे हैं कि हम 15,000 रुपए कमा करके 30 दिन में उसको खर्च कर देने को हम प्रगति मानते हैं।
जबकि अगर गांव में रह करके आप 5-7 हज़ार रुपए कमाएंगे तो टोटल बच जाएंगे आपके, क्योंकि घर अपना है, खान पान आपके खेत से आ रहा है, दूध घी थोड़ा बहुत है, एक गाय है वो आपको दे रही है, सब्जी आपकी वैसे उग रही है, तेल अनाज आपका अपना स्टोर्ड है। तो इन्हीं चीजों पर शहरों में सब पैसे उड़ जाते हैं, किराए पे लेना मकान और राशन की दुकान। तो और हम उसको मानते हैं कि हम रोजगार कर रहे हैं, हम एक्चुअली 30 दिन काट रहे हो। ये बात दिमाग में बैठाने पे जोर देने की जरूरत है। और ये समझ में कब आएगी? समझ में तब आती है जब किसी गांव में एक आदमी उस पैतृक चीज को करके मुनाफा कमाता हुआ दिखता है, तब दूसरों को लगता है कि अगर ये कमा सकता है तो देखा देखी मैं भी कर सकता हूं। तो हमें क्या करना है, हम भीड़ को नहीं बदल सकते, हम कम से कम 1-1, 2-2, 4-4 लोग हर गांव में ऐसे तैयार करें जो हिम्मत दिखाएं इस काम को करने की, और उसके फलस्वरूप जब वो कमाते हुए दिखेंगे, पैसे गिनते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो दूसरा नकल के खातिर वो काम करना शुरू कर देगा। तब लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बदलेगा। इसके पहले और आपको क्या लगता है, मतलब आने वाले जो युवा हैं उनके लिए रोजगार की क्या कुछ संभावनाएं हैं, और उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहूंगा, जमीन बेचो नहीं, अगर पैसे कम हो तो लीज में दे दो, पैसे कम हो तो पार्टनरशिप कर लो धनाढ्य इंसान से। बेच करके बेदखल मत हो, और बेच करके कर क्या रहे हो, बेच करके तुम उसी के एम्प्लॉय बन रहे हो। पहला काम तो ये है कि पूर्वजों की चीज मत बेचो। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं वो ये है कि जिस चीज को तुम 20 लाख में बेचकर खुश हो रहे हो, तुम क्यों नहीं सोचते कि जो 20 लाख में खरीद रहा है वो बेवकूफ तो नहीं है, वो क्यों खरीद रहा है? जिस दिन ये बात समझ जाओगे नहीं बेचोगे। और अगर नहीं बेचते हो तो एक नहीं कितने धंधे ऐसे हैं जिनकी योजनाएं सरकार में भी मौजूद हैं, नेट के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, और आज की डेट में आप कर सकते हैं। हमें एडवांटेज क्या है उत्तराखंड में, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कोई दिक्कत नहीं है, हिसाब भर पावर भी आ रही है, और हम अच्छे से कनेक्टेड हैं बाकी स्टेट से। तो हम अपने यहाँ होम स्टेज, हर्ब्स और स्पाइसेस के काम पे, जिसपे केरल ने अपना नाम बनाया हुआ है, राजस्थान ने अपना टूरिज्म में नाम बनाया, केरल ने अपने होम स्टे और इस पर नाम है। तो हम सिक्किम सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस बात का कि हमारी ही कंडीशंस में रहते हुए कैसे वो स्टेट आज की डेट में दुनिया में बहुत बातों के लिए नंबर 1 है। हम उन चीजों को अपने यहाँ कर सकते हैं, हम सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं। हमारे आसपास शूटिंग होती है तो हम कैसे जो लॉजिस्टिक है उसकी सप्लाई का माध्यम बने, हम कैसे छोटी छोटी ट्रेनिंग करके ट्रैवल एजेंसी अपनी डेवलप करें। तो पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल करना है उन चीजों के लिए जो चीज बाहर से करने लोग यहाँ आ रहे हैं। हम अगर उन्हीं कामों को खुद करने लगेंगे, उसमें पढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे, तो अभी क्या हो रहा है, बाहर से कोई आता है 10 रुपए कमाता है, 1 रुपए आपको देकर 9 रुपए लेके चला जाता है। आप उस 9 रुपए को लेने वाले बनिए 10 में से, और 1 रुपया आप दूसरों को दीजिए, तब आप सफल कहलाएंगे। और ये आप कर सकते हैं, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, आप कर सकते हैं। इसी प्रदेश के अंदर कुमाऊं रीजन के होमस्टे अच्छे चल रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, और गढ़वाल रीजन पे अभी उतना वो चीज नहीं बढ़ी है, तो वो कर सकते हैं, तो ये पार्ट भी कर लेगा। हमारे उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन के 2-3 जिले ऊपर के जो है, टिहरी से ऊपर का चमोली का एरिया है, श्रीनगर के आसपास का एरिया है, गोपेश्वर के आसपास का है, और उत्तरकाशी का, जहाँ पर हर्ब्स पे स्पाइसेस पे खूब अच्छा काम करके अच्छी इनकम लोग कर रहे हैं। तो वहां पर हो रहा है, तो यहाँ क्यों? यहाँ पर बिल्कुल नीचे आते आते कितने ऐसे सेब के बागान हैं जिसपे जो से बंजर हो चुके हैं, जो सेब के लिए मशहूर थे। तो अगर हरसिल जैसे इंटीरियर जगह का सेब सारी दुनिया में आप पूछा जाने लगा है, जहां पर एप्पल फेस्टिवल शुरू हो गया है 2 साल से, तो हमारे पास के बाकी वो खेत बंजर क्यों? हम आज की डेट में अपना खेत बाहर से आए हुए, मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, माना किसी और प्रदेश से या देश से, नेपाल से आया हो या कहीं और का लेबर हो, उसको दे रहे हैं लीज पर कि तुम मेरे यहाँ उगाओ। वो हमारे यहाँ आज की डेट में हमारे सेब के बागान पे काम करता है, हमारे से हमको जो लीज के वो लाख रुपए देता है, फिर हमारे उसी खेत में बैठ करके वो शराब बनाता है, फिर हमसे हर हफ्ते हर दिन हम मालिक से पैसे लेके वही शराब उनको पिलाता है और पूरे पैसे वापस ले जाता है। इस विडंबना में जी रहे हैं।
इस बात के लिए आँख खोलनी होगी। शहर में या देहरादून में एजिटेशन करने से काम नहीं चलेगा। जो बात मैंने आपसे बोली है ये सिर्फ अपने बच्चों को समझानी है। अभी कमाल होगा 10 साल के अंदर, अगले 10 सालों में कायाकल्प हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। बल्कि बिल्कुल थ्योरी नहीं है, ये अपने तजुर्बे से बोल रहा हूँ, जो मेरा 25 साल का तजुर्बा है यहाँ घूमते हुए इन हिमालय। मैम जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? बहुत कुछ आप कह चुके हैं। इसके अलावा हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पहाड़ में हमेशा जो स्त्रियां हैं वो हमेशा आगे बढ़ के उन्होंने हर काम किया है। तो अगर वो शिक्षित हो जाती हैं, यहाँ की लड़कियां शिक्षित होती हैं तो कुछ भी काम आगे कर सकती हैं। अब जैसे हमारा लाइन है फूड का ही ले लें, या पढ़ाई को आगे जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ के आगे कुछ करते हैं, तो पढ़ाई के साथ में वो खाने से रिलेटेड भी बहुत सारे काम कर सकती हैं। जैसे किसी भी ढंग की चीज को अपने तरीके से बना करके उसकी पैकिंग कर करके उसको पूरे जगहों पे प्रसिद्ध कर सकती हैं, लोग जानेंगे उसके बारे में। तो खाने को लेके भी वो अपना बिजनेस कर सकती हैं और अपने परिवार के लिए कुछ कर और आगे बढ़ सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो युवा हैं उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा, और लोग इस क्षेत्र में अपना रुझान जरूर दिखाएंगे। समीर शुक्ला कहते हैं, पहाड़ की सांस्कृतिक विरासत बेहद समृद्ध है, लेकिन इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए अभी तक जमीनी प्रयास नहीं हुए हैं। अगर आप पहाड़ और यहाँ की सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानना चाहते हैं तो प्रख्यात लोक गायक गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीतों को सुनने के अलावा शुक्ला दंपति के मसूरी सोहम हेरिटेज एवं आर्ट सेंटर व शक्ति केंद्र को देखने जरूर आए। यहाँ आपको पहाड़ और उसकी संस्कृति से रूबरू होने का अवसर मिलेगा। एक बार आने पर आप बार बार यहाँ आना चाहेंगे। चामुंडा पीठ टेम्पल रोड, बिग बैंड बाला हिसार, मसूरी, उत्तराखंड। पिन कोड है 248179 और कॉन्टैक्ट 9897241261।